बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 34 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नीति का। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान मुसन्निफ एमी राहत। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। ये किताब 312 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 34 सफ़ा नंबर 243 से। मिस्टर सरफराज। जी मिस्टर हिलमैन, मैंने मुजरमाना अंदाज में कहा। तुम तो बहुत अनोखे इंसान निकले। मैंने ही समझा मिस्टर हिलमैन, मेरे अजीम बेटे। हिलमैन ने जज्बाती अंदाज में आगे बढ़कर मुझे सीने से लगा लिया। मैंने चीजें देते वक्त कहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन तुमने मेरी इज्जत की पासबानी करके मुझे इन सारे एहसासात की कीमत अदा कर दी। मेरा तुझ पर कोई एहसान नहीं है। नहीं मिस्टर हिलमैन, ये आपकी नेक नफसी है कि आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा समझते हैं। रही बात मेरी, तो मिस्टर हिलमैन, लोरीन एक मासूम लड़की है। मेरे दिल के स्याह दाग में मुझे क्या मिल जाता। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब आप इस फर्ज की अदायगी जरूर करें, और ये फर्ज की अदायगी आप पर कोई एहसान नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तेरे सुर्ख खून में कोई खोट नहीं है, और यकीन कर मेरे बच्चे, तेरे ऊपर मेरा एतमाद कुछ और बढ़ गया है। काफी देर तक हम खूबसूरत और जज्बाती अल्फाज का तबादला करते रहे, और फिर मैंने मिस्टर हिलमैन से दिल की बात कह दी। मिस्टर हिलमैन, मैं आपको इल्म है कि मेरी जिंदगी का एक मिशन है? हाँ, इसके बारे में मुझे मालूम है। मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। हिलमैन ने उदासी से कहा। जिंदगी बहुत मुख्तसर शय है मिस्टर हिलमैन। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई नहीं कुछ कह सकता। कब आखिरी वक्त आ जाए। हाँ, अगर जदोजहद करते हुए मौत आ जाए तो इंसान को बहुत अफसोस रहता है। मैं जिंदगी के चंद लम्हात को कर्ज समझता हूँ और चाहता हूँ कि कर्ज की अदायगी बाखूबी हो। बेशक मेरे बेटे, जवाला ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मैं उसके भरोसे पर पूरा उतरना चाहता हूँ। मैं इसे इसकी हुकूमत वापस दिलवाना चाहता हूँ। इसमें न जाने कितना वक्त सर्फ हो, इसलिए खुशी के साथ मुझे जाने की इजाजत दी जाए। मैं तुझे इजाजत देता हूँ सरफराज। शुक्रिया मिस्टर हिललेन। एक दरखास्त और है। हाँ हाँ कहो। मुझे 3 घोड़े दरकार होंगे। तुम्हारी नजर, हिललेन ने हलूस से कहा। तब मुझे इजाजत। मैंने इजाजत चाही, अपने साथियों को भी बताऊं? बिल्कुल, एक पेशकश और करना चाहता हूँ सरफराज, फरमाइए। इन पहाड़ों को मैं तवील अरसे तक रहूंगा। तुम्हें इल्म है कि मेरा मिशन क्या है। वादा करो, यहाँ से वापसी में तुम मुझसे मिलकर जरूर जाओगे। मैं वादा करता हूँ मिस्टर हिललैंड, अगर वक्त और जिंदगी ने मोहलत दी तो आपसे मुलाकात किए बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, इनके अलावा इन वीरान इलाकों में बेशुमार अनदेखी कुव्वतें बिखरी हुई हैं। तुम इनसे मुकाबला कर सकते हो, लेकिन अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इधर का रुख करना, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हिललेन। मैं हिललेन से रुखसत होकर जवाला और टोबो के पास गया। मुझे एहसास था कि दोनों मुरब्बत वाले बेजार जिंदगी गुजार रहे थे। जाहिर है वो जंगल के शेर पिंजरे में कैद थे। उन्हें इस पिंजरे से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। दोनों मुझे देखकर हलूस से मुस्कुराए। उनकी निगाहों में कोई शिकायत न थी। टोबो, मैंने संजीदगी से कहा। यस मास्टर, तैयारी करो, हम चल रहे हैं। और दोनों उछलकर खड़े हो गए। जवाला के चेहरे पर मुसरत की लहरें नजर आ रही थी। उसने खुशी से लरसती हुई आवाज में बोला, कहाँ बास? बस अब यहाँ से चलोगे? चलोगे नहीं? अभी तुम्हारा काम भी करना है। ओ बास, जवाला ने मुसरत अमेज अंदाज में हाथ मलते हुए कहा, और फिर वो दोनों तैयार हो गए। थोड़ी देर के बाद हिलमैन का एक आदमी हमारे पास पहुंच गया। घोड़े तैयार हैं जनाब, आओ, मैंने अपने दोनों साथियों से कहा। हम तीनों इस शख्स के साथ गार के दहाने पर निकल आए। थोड़ी सी तराई में हिललैन और लोरेन 3 शानदार घोड़ों के नजदीक खड़े हुए थे। घोड़ों पर जीन कसी हुई थी और इनके दोनों समत न जाने क्या क्या था। हिललैन ने पहले मुझे गले से लगाया, फिर जवाला और टोबो से हाथ मिलाया। उसके बाद लोरीन आगे बढ़ी। उसने मेरे गालों पर बोसा दिया। लाइटर का शोला या गंधक की रगड़ से पैदा होने वाली रोशनी लम्हाती होती है, लेकिन वो ऐसी शुआएं रोशन कर देती है जो एक आलम को मुनव्वर कर देती हैं। हम लाइटर को या माचिस को अहमियत नहीं देते, बात उस शोले की है जो रोशनी करता है। मिस्टर सरफराज, आप इसी शोले की हैसियत हैं।
गो आपके साथ गुजारने वाला वक्त बहुत मुख्तसर था, लेकिन मोहब्बत की जो शम्में आपने रोशन की हैं वो हमेशा हमारे दिलों में मुनव्वर रहेंगी। खुदा हाफिज, लोरेन ने कहा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। लोरेन, मैंने इसके शानों पर हाथ रख दिए, मेरी तरफ देखो। नहीं मिस्टर सरफराज, मेरी आंखों पर पानी है। पानी रोशनियां बुझा देता है। मैं आपके चेहरे की दमक कायम रखना चाहती हूँ। बस मैं आपकी तरफ अब नहीं देखूंगी। मैंने अपने दिल में कोई चीज नीचे को सिरकती हुई महसूस की। मैंने फिर इस जज्बाती लड़की को मुहातब न किया। हिलमैन की तरफ जाओ और घोड़े पर सवार हो गया। मेरे साथियों ने भी मेरी तकलीद की और तब हमने आखिरी बार दोनों बाप बेटियों की तरफ हाथ हिलाए और फिर घोड़ों को गहराइयों की तरफ छोड़ दिया। हिलैन की दी हुई सौगात घोड़ों पर थे। हम वहां से काफी दूर निकल आए और शाम झुक गई। एक मुख्तसिर से जंगल के करीब हमने क्याम गाह बनाई और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। दोनों से आफाम खुश थे। उन्होंने शिकार किया, गोश्त भूना और हम तीनों ने साथ बैठकर खाया। तब मैंने टोबो से कहा, तुमने ये राइफलें देखी हैं टोबो? यस बॉस। मिस्टर हिलमैन ने हमारे पर बहुत मेहरबानी की, लेकिन सिर्फ दो। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। ओह, टोबो आहिस्ता से बोला, नजर तो नहीं आ रहा बॉस। आ जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इन राइफलों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अनोखी साख्त की हैं, मैंने पहले नहीं देखी। इनकी कारकर्दगी भी अनोखी है। क्या मतलब बॉस? देखना चाहते हो? जरूर, तब फिर आओ। मैंने उन्हें साथ लिया और थोड़े फासले पर खड़ा हो गया। क्या तुम इस मोटे और तनावर दरख्त को इसकी जगह से हटा देना चाहते हो? टोबो बेतुके अंदाज में हंस पड़ा। चाहूं तो उससे क्या होगा बॉस? हट जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तब तो फिर ये कुल्हाड़ियां हुई और हमारे 10 दिन जाया हो गए। दरख्त बहुत मोटा है बॉस, 10 दिन पहले से ये ना कटेगा, टोबो ने मसखरेपन से कहा। बस यही इन राइफलों की खूबी है। दरख्त का निशाना लो, मगर इसकी जद से हटकर। मगर बॉस, क्या इसके अंदर दरख्त का तना काटने वाली गोलियां हैं? टोबो हैरत से बोला। तजर्बा करो, फिर बात करना। अच्छा बॉस, मगर कमाल का तजर्बा होगा ये। टोबो पीछे हटा। उसने दरख्त के तने की तरफ शुस्त बांध ली और फिर उसने आम से अंदाज में राइफल का ट्रिगर दबा दिया। जूम की आवाज निकली और सफेद शुआ दरख्त के तने पर पड़ी। एक तड़ाखा सा हुआ और तने में आग लग गई और फिर उस इलाके में इतने वसी रकबे पर फैला हुआ दरख्त दरमियान से 2 टुकड़े हो गया और फिर एक ही जद में, एक ही आवाज में दूसरी तरफ गिर गया। जवाला जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगा और फिर उसने अजीब सी उछल कूद शुरू कर दी। अरे नहीं जवाला, ये कोई बला नहीं है, ना ये बंदूक शैतानी है, ना ये भूत प्रीत को भगाने वाली दुआएं पढ़ो। तो वो हंसते हुए बोला और मुझे भी हंसी आ गई। नहीं जवाला, इन हथियारों से तो हम कुलाका को शिकस्त देंगे। तुम भी ट्राई करो। बामुश्किल तमाम जवाला को राजी कर सका। एक दरख्त उसने भी गिराया और फिर हम दोनों मजे में आ गए। उन्होंने कई फायर करके दरख्तों में आग लगा दी और फिर उस रात हमने उस रोशनी में बसर की और दूसरी सुबह हमारा रुख रक्षम्बा की तरफ था। जवाला की कैफियत अचानक बदल गई थी। वैश्य नौजवान इससे कबल शदीद गोमुगो के आलम में था। वो सोच रहा था कि 3 आदमियों की फौज रक्षम्बा को फतह कर सकेगी। कोई और तरकीब की उसकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब खुद अपने हाथ में इतनी बड़ी कुव्वत को देकर वो मुसरत से फूला नहीं समा रहा था। हम मुतय्यन करदा रास्ते पर सुस्त रवि से सफर कर रहे थे। हमारे शानदार घोड़े शायान शान बड़ी ही शान से चल रहे थे। फिर हमने पहला क़याम किया। टोबो और जवाला घोड़ों की मालिश करने लगे। इस काम से फारिग होकर उन्होंने रात के क़याम का इंतजाम किया और फिर हम दोनों ने जानवरों का भुना हुआ गोश्त खाया। हिल ने खाने का माकूल बंदोबस्त कर दिया था। इसके साथ चंद दूसरी चीजें भी दी थी जो महसूस जरूरी मौके पर काम आ सकती थी, मसलन दवाएं वगैरह। हिल और लोरीन के जहन पर काम का बहुत बड़ा असर पड़ा था। बेशक जिंदगी के रास्ते भी अजीब होते हैं और हम चलते रहते हैं। मुख्तलिफ किरदार हमारी जिंदगी में आते हैं। कुछ किरदार अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। हमारी जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये खुद ब खुद आने वाले किरदार होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां, उनकी बातें हमारी रूह पर गहरा असर छोड़ते हैं और न जाने कब तक यादें कसकती रहती हैं। लोरीन और हिलेन भी ऐसे ही किरदार थे। इन जंगलों में जहां इंसानियत बहुत पीछे रह जाती है, जहां महज़ब लोगों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हिलेन जैसे शख्स से मुलाकात हुई। कितने अजीम मकासद थे इसके दिल में कैसा अजीब जज्बा था।
इंसान का हमदर्द था। इंसान दुश्मनी से बचता था और इंसानों को दुश्मनी से बचाना चाहता था। सच्ची लगन की एक मुंह बोली तस्वीर थी उसके दिल में। अपने जैसे इंसानों का कितना दर्द था उसके दिल में। हालांकि चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन एक लगन थी, एक सच्चा जज्बा था जो उसे इन वीरानों में खींच लाया। बास, टोबो की आवाज पर मैं उछल पड़ा। हाँ, किस सोच में डूबे हो बास? कुछ नहीं टोबो, हिल लेन के बारे में सोच रहा था। सफेद चमड़ी वालों में भी ऐसे इंसान निकल आते हैं बास। इनके बारे में तो मेरी राय भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। टोबो ने कहा। हिलेन के बारे में तुम्हारी क्या राय है टोबो? यही कह रहा हूँ बास, गोड़ी चमड़ी के नीचे अमूमन कुछ अच्छे दिल भी होते हैं। न जाने दुश्मन के दिल में ये सफेदी कहाँ से उतर आई। बात चमड़ी की नहीं है टोबो, रंग कुदरती होते हैं। इंसान अगर इंसान बन जाता तो टोबो गौर करो, सारी दुनिया के इंसान अगर एक दूसरे के बारे में इसी तरह सोचते, इनके दिलों में सिर्फ यही जज्बा होता कि हमारी खुदा ने हमें ये हसीन कायनात बख्शी है। उसने एक बाग हमें अनायत कर दिया है जहाँ सब कुछ मौजूद है। फिर उसने इस बाग की हिफाजत हमें सौंप दी है। ये बाग हमारे लिए है, हम इसे जितना खुशनुमा बना सकें। तो वो इंसान इस अंदाज में क्यों नहीं सोचता? उसने अपनी सलाहियतें अपने जैसे ही दूसरे इंसानों पर फौकियत ले जाने पर क्यों सर्व कर दी हैं? वो इनफरादी तौर पर क्यों जिंदा रहना चाहता है? वो क्यों नहीं सोचता कि वो इस जमीन पर अकेला और तन्हा नहीं रह सकता? उसे तो कदम कदम पर फूल खिलाने चाहिए। वो इस गुलशन का दुश्मन क्यों बन गया है? काश इंसान सिर्फ प्यार के जज्बात रखे और जब भी सोचे प्यार भरे अंदाज में सोचे। वो इन हसीन रंगों को और रंगीन करने के लिए क्यों नहीं सोचता? ये बात गोरी चमड़ी की नहीं है, सीने में छुपे हुए दिल की है। हाँ बास, टोबो ने ठंडी सांस लेकर कहा। जाने क्यों, न जाने क्यों सब इंसान अपने अंदर अपने अपने अंदाज में ऐसा क्यों नहीं सोचते? और फिर जवाला ने गीत गाना शुरू कर दिया। उसके गीत ने हमारी तवज्जो हटा ली। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जवाला बहुत खुश है, टोबो ने कहा। हाँ बस, उसकी कैफियत बड़ी ही दर्दनाक है। ओह, क्या मतलब? तुम ये गीत समझ रहे हो या नहीं? नहीं टोबो, जबान बदली हुई है, थोड़ी सी रक्षम्बा की जुबान में है। मैं कुछ अल्फाज बदले हुए हैं। गौर करो बास, टोबो ने कहा, और मैं जवाला की जुबान के गीत को समझने की कोशिश करने लगा। टोबो ने मुझे अफ्रीका के मुख्तलिफ की जुबान भी थोड़ी बहुत अच्छी तरह से सिखा दी थी और मैं इससे रवानी से अफ्रीकी जुबान में बात करता था। जवाला के गीत पर गौर कर रहा था। मेरी माँ तेरी आगोश कैसी थी मैं नहीं जानता, मैंने तुझे देखा भी नहीं, लेकिन तेरी खुशबू मेरे अंदर रही, मैंने तुझे महसूस किया। जब भी मेरी जंजीरों में मुझे सुकून मिला, कोई मेरे पास ना आया। मेरे बदन के चीहे जख्मों को मरहम की तलब थी। फिर जब आंखें बंद हुई, हमेशा सुकून के लम्स मेरे पास आए, सफेद लिबास खुशबू में लिपटे हुए। दिल ने कहा, ये माँ है, ये माँ है, यही तो माँ है। ये तेरी लंबी सी उंगलियों ने मेरे जख्म सहलाए। माँ, जख्मों के निशानात तो मिट गए। माँ की आगोश में बहुत होता है, हमारा ईमान है। तब मेरी निगाहों में तेरा हर दर्द जाग उठता है। अलूशा मेरी बहन, तेरी शबी। कितना मजबूर था मैं, कैसा बेबस था मैं, दुश्मन के हाथों। तेरी तस्वीर जंजीरों में थी। तेरा चेहरा तो पथरीली दीवारों में मुकैयद था। सब पूछता, सब जानता था, लेकिन दुश्मन की निगाह मुझ पर थी। फिर देवता आए, देवता, एक काला एक सफेद, और मैं आजाद हो गया। हाँ, मेरी तस्वीर आजाद, अब मैं तेरी तस्वीर आजाद करवाऊंगा। मेरा बाप सरदार बेजक, तेरे कंधों से कैद का वजूद हमेशा के लिए उतार दूंगा। हम सब आजाद हो जाएंगे। देखो, सुन लो आजादी का गीत, आजादी का रक्स। जवाला उछलने कूदने लगा। उसके चेहरे पर मुसर्रत रक्सा थी, आंखें बंद थी। वो बेहुद हो गया था, सारी दुनिया को भूल गया था और मेरे रुखसारों पर आंसू बह रहे थे, जिनका एहसास बहुत देर के बाद हुआ। टोबो ने भी वो आंसू देख लिए थे। बास, वो आहिस्ता से बोला और मैं चौंक पड़ा। रो रहे हो बास? टोबो ने लरसती हुई आवाज में कहा। नहीं टोबो, खुशी आंखों से बह निकली है। इसकी तमन्नाओं पर जिंदगी कुर्बान की जा सकती है, क्या इसकी खुशियां दिलाने के लिए जान नहीं दी जा सकती? जिंदगी सिर्फ एक मकसद है बास, बेमकसद जिंदगी जीना कोई जिंदगी नहीं। बामकसद जिंदगी फलावर दरख्त होती है जो तवज्जो का मरकज होता है। टोबो ने कहा। बेशक टोबो, तूने बड़ी अच्छी मिसाल दी है।
میں نے اس کی تعریف کی. پھر میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور میں نے زوالہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا. زوالہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا. وہ بہت خوش تھا. حکم دو باس. غلام زوالہ کی ہڈیاں اور گوشت کس کام آ سکتا ہے؟ ہڈیاں اور گوشت؟ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں رکشمبا کی حکومت کے لیے محفوظ رکھی جائیں. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. او، زوالہ نے کہکا لگایا. ہاں تم نے ٹھیک ہی تو کیا باس. لے جاؤں گا کولاکا جب راک کی ڈیر میں بدل دوں گا اسے. تو بہرحال رکشمبا کے لیے کسی حکمران کی ضرورت تو ہوگی جب میں کولاکا کو راک کے ڈیر میں بدل دوں گا. بالکل. اور وہ تیرے علاوہ اور کون ہوگا زوالہ؟ نہیں باس، میرا باپ اب بھی مضبوط ہڈیاں رکھتا ہوگا. زوالہ نے کہا. اس کے بعد زوالہ؟ اس کے بعد تو ہی رکشمبا کا نیا حکمران اور نیا سردار ہوگا. یہی سمجھ میں نہیں آتا باس. زوالہ جھیمتے ہوئے لہجے میں بولا. کیا میں سردار کیوں کر بنوں گا اور کیسا سردار لگوں گا؟ شاندار، اتنا شاندار کہ رکشمبا کا کوئی سردار اتنا شاندار نہیں ہوگا. میں نے پیار بھری نظروں سے زوالہ کو دیکھتے ہوئے کہا. ارے نہیں. زوالہ عورتوں کی طرح شرمانے لگا. ٹوبو بھی ہنس رہا تھا اور پھر ہم نے زوالہ کے اس انداز میں دلچسپی لینے لگے. آخر کیوں نہیں زوالہ؟ ٹوبو نے مسکراتے ہوئے کہا. خود سوچو، میں تو اب تک قید ہی رہا ہوں. مجھے تو حکمرانی کرنا نہیں آتی. تمہارا باپ سکھا دے گا. ہاں وہ دوسری بات ہے، مگر کیا؟ حکمران تو بہت سخت ہوتا ہے، جیسے کولاکا. زوالہ نے دونوں گال پھلا لیے اور اپنی آنکھیں بھی. اس نے دونوں آنکھیں باہر نکال دی اور پھر چیخ کر بات کرنے والا، ہر ایک سے نفرت کرنے والا. سبھی تو اس سے ڈرتے ہیں. مجھ سے تو اگر کوئی ڈر کے بات کرے میں تو اسے کھینچ کر گلے لگا لوں. بھلا ان مظلوم انسانوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل حکمران تو یہی ہوتا ہے زوالہ. وہ سب تو وحشی ڈاکو ہوتے ہیں جس انداز سے حکمرانی کرتے ہیں. تیری حکمرانی تو سب سے اچھی ہوگی. تو اس طرح بھی حکمرانی کی جاتی ہے؟ ہاں، حکمران بھی انسان ہوتا ہے. وہ آقا نہیں خادم ہوتا ہے، سب کا خادم. اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہے. خدمت میں خوب کروں گا باس. مگر اچانک زوالہ کے چہرے پہ اداسی پھیل گئی. مگر کیا؟ مگر یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے باس جب مجھے میرا باپ اور بہن مل جائے گی. وہ دونوں چیز ضرور مل جائیں گے زوالہ. میں نے اسے تسلی دی. اس سے پہلے میں کچھ نہیں سوچ سکتا باس. اس سے پہلے مجھے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے. مجھے قبیلے کی سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس مجھے میرا باپ اور میری بہن مل جائے. وہ دونوں ضرور مل جائیں گے زوالہ. میں نے اس کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے کہا اور پھر ہم دونوں بھی اس کی اس اچانک اداسی سے اداس ہو گئے. کافی دیر تک خاموشی طاری رہی. پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا. رکشمبا کا راستہ تمہاری نگاہوں میں ہے زوالہ؟ کیوں نہیں باس، یقیناً ہے. یعنی اس جگہ سے تم اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہو؟ یقیناً. تمہارے خیال سے وہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ اگر کل صبح ہم سورج نکلنے پر سفر شروع کریں تو اس سورج کے ساتھ سفر کرتے رہیں تو سورج جب سر سے گزر کر آسمان کی نچلی سطح تک پہنچے گا تب ہم رکشمبا میں ہوں گے. گھوڑوں پر سفر اتنا طویل ہوگا؟ میں نے تعجب سے کہا. میں گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا باس. زوالہ سادگی سے بولا. او لیکن ہم تو گھوڑوں پر چلیں گے. میں کبھی گھوڑوں پر نہیں چلا باس، زوالہ نے جواب دیا اور ایک بار پھر میں اس کی سادگی پر پیار آ گیا. بہرحال پیدل سفر اتنا ہے تو گھوڑوں کا سفر اس سے چوتھائی بھی نہیں ہوگا. چنانچہ دوپہر کے بعد سفر شروع کریں گے. میں نے پرخیال انداز میں کہا. دوپہر کے بعد کیوں چیف؟ ٹوبو نے پوچھا. تاکہ سورج چھپے ہم رکشمبا پہنچے. او، ٹوبو نے گردن ہلائی. اس کا مطلب ہے باس تم نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں ٹوبو، میرے ذہن میں ایک اور پروگرام ہے. کیا باس؟ ہم چاہیں تو اب ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ براہ راست کولاکا کو چیلنج کر دیں. مجھے یقین ہے ٹوبو کے کولاکا کے پاس کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو جائے ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. لیکن یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کولاکا جنجلاہٹ میں زوالہ کے باپ اور بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. سب سے پہلے ہم رکشمبا جا کر خاموشی سے اس قید خانے کا پتہ چلانا ہے جہاں وہ دونوں قید میں ہیں. پہلے ان پر قبضہ کر لیا جائے، اس کے بعد کولاکا سے نمٹ لیں گے. ونڈرفل باس، عمدہ ترکیب ہے. اس لیے رات کو وہاں پہنچنا ہی مناسب ہوگا. بالکل باس. زوالہ خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا تھا. کیوں زوالہ، پروگرام ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے باس. چنانچہ اب سو جاؤ، میں نے کہا اور ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے. کون سویا کون جاگا یہ بات مجھے نہیں معلوم. البتہ رات کو جب میری آنکھ کھلی زوالہ کروٹ بدل
میں نے اسے دیکھا. میں اس کی دل کی کیفیت جانتا تھا, لیکن میں نے اسے خیالات کی دنیا سے نکالنا مناسب نہ سمجھا. تب صبح ہوگی تو وہ بھی جاگ گیا. سب سے گہری نیند وہی سویا تھا. ظاہر ہے اس مست آدمی کو کس بات کی پرواہ ہو سکتی تھی. ہم سب ضروریات سے فارغ ہو گئے اور پھر مختلف تفریحی چیزوں میں حصہ لیتے رہے. زوالہ کھویا ہوا تھا. نہ جانے کس طرح اس نے بقیہ وقت گزارا اور پھر مقررہ وقت پر ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر رکشمبا کی طرف چل پڑے. ٹوبو, میں نے راستے میں ٹوبو کو پکارا. یس باس. تم نے کبھی یہ بستی دیکھی ہے؟ نہیں باس, بس اس کے بارے میں سنا تھا. علاقے سے واقف تو تھا لیکن اب واقف نہیں. او, میں نے گردن ہلائی. کیوں باس, اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی. میں چاہتا ہوں ہم لمبا راستہ طے کر کے اس کے عقبی حصے میں پہنچ جائیں. سامنے کے حصے سے اس طرح جانا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے باس, جیسے تم کہو. زوالہ سے بات کرو, میں نے کہا, اور ٹوبو نے زوالہ کو اچھی طرح ہمارے مقصد سے سمجھا دیا. گھوڑے برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک پہاڑ کی دوسری جانب پڑی ندی کے قریب پہنچ گئے. ندی زیادہ گہری نہیں تھی. شفاف پانی اس کی تہہ نظر آ رہی تھی, لیکن چوڑی بہت زیادہ تھی. زوالہ نے اپنا پیر ندی میں ڈال دیا اور کسی قدر سست رفتاری سے ہم نے ندی کا چوڑا پاٹ طے کیا. دوسرے کنارے پر جا کر زوالہ نے گھوڑا روک لیا. سورج کی نارنجی کرنیں اب افق کی آخری سرے پر اپنی روشنی بکھیرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھیں. تاریکی کے افریت محیط دہانے میں سورج کا گولا آدھے سے زیادہ داخل ہو چکا تھا اور وہ کسی خوفناک اژدہے کی مانند اپنے شکار کو تیزی سے نگلنے کی کوشش میں مصروف تھا. باس, زوالہ نے مجھے پکارا. ہاں زوالہ, رک کیوں گے؟ اگر ہم سیدھے چلتے رہے باس تو تھوڑی دیر میں رکشمبا پہنچ جائیں گے, لیکن وہ اس کے سامنے کا رخ ہوگا. مگر ہم سامنے سے نہیں جائیں گے زوالہ. ٹھیک ہے باس, تب ہمیں اس ندی کے کنارے کنارے سے ایک چکر کاٹنا ہوگا. اس طرح ہم آگے سے جب جائیں گے تو وہ رکشمبا کی پشت ہوگی, اور چونکہ پشت بھی ناقابل عبور پہاڑوں اور پہاڑیوں کی دوسری جانب کوئی قبیلہ آباد نہیں ہے. وہاں صرف زمین ہی زمین ہے. اس لیے اس طرف سے بستی والوں کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ ناقابل عبور پہاڑیاں پار کر کے کوئی بھی ان کی طرف پشت سے نہیں آ سکتا. چنانچہ یہاں پہرا بھی نہیں ہوتا, زوالہ نے بتایا. تب پھر ٹھیک ہے زوالہ, یہی وہ جگہ ہے, بلکہ یہ عمدہ جگہ ہے. ہم یہیں سے اندر داخل ہوں گے. اور گھوڑے گاڑی کے کنارے کنارے دوڑنے لگے. زوالہ کی کیفیت کا اندازہ کر رہے ہو ٹوبو؟ ہاں باس. ٹوبو نے ٹھنڈی سانس لی. طویل عرصے سے جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا. میرا تو خیال ہے اتنا عرصہ اس انداز میں گزارنے کے بعد بھی آدمی خود کو آدمی سمجھنے میں ہی مشکل پیش آتی ہے. مگر اس کے دل میں تو ایک لگن تھی اور یقین تھا کہ یہ لگن کبھی نہ کبھی تو پوری ہوگی. اور پھر ہم یوں ہی ان باتوں میں مصروف چلتے رہے. پھر بالآخر ندی کے بعد شروع ہونے والا موڑ آ گیا. سامنے انتہائی بلند و بالا پہاڑیاں نظر آ رہی تھی, جن کی دوسری جانب بقول زوالہ کی خوفناک دلدل تھی اور رات شروع ہو چکی تھی. ایک جگہ میں نے گھوڑے کی رفتار سست کی اور ان دونوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا. دونوں گھوڑے میرے گھوڑے کے نزدیک آ کر رک گئے. بستی میں داخل ہونے کے بعد ممکن ہے ہمیں کچھ ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے کہ ہمیں مصروفیت کا کوئی وقت ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے. اس لیے میری رائے میں کچھ کھا پی لیا جائے. کیوں زوالہ؟ میرے خیال میں تمہارے کہنے کے مطابق بستی زیادہ دور نہیں ہے. ہم قریب پہنچ چکے ہیں باس, بس تھوڑا ہی فاصلہ ہے. پھر میرے مشورے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے, کیونکہ مجھے لگتا ہے بستی میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ ایسی مصروفیت رہے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کا ہوش نہ رہے. بالکل مناسب ہے باس. ٹوبو گھوڑے سے اتر پڑا. زوالہ بھی جلدی سے گھوڑے سے اتر آیا. تینوں نے وہاں رک کر کھانا کھایا. کچھ دیر انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد بستی کی جانب تینوں نے سفر شروع کر دیا. فاصلہ بہت ہی کم تھا. تھوڑی دور چلنے کے بعد روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی. یہ رکشمبا تھا. گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی. زوالہ کی آنکھیں مچھلوں کی طرح چمک رہی تھیں. اس کے چہرے پر بڑے ہی عجیب تاثرات تھے. طویل عرصے کے بعد اس نے اپنی بستی کی روشنیاں دیکھی تھی. تب ہم نے بستیوں کے پہلے خیمے کا رخ کر لیا. گول چھت کا اونچا جھونپڑا ہمارے نزدیک آتا گیا. چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا. بستی والے سو چکے تھے. ہم نے گھوڑے جھونپڑے سے کچھ دور چھوڑ دیے. ان کی نگاہیں پتھروں پر, ان کی لگامیں پتھروں سے باندھ دی گئی تھیں اور پھر ہم تینوں جھونپڑے کی طرف بڑھ گئے.
बांसु का दरवाजा बंद था। बाएं समत अहाता था जिसमें भेड़ें बंद थीं और उसके करीब ही घोड़े भी बंधे हुए थे। गोया जिसका मकान था वो सादे हैसियत था। मैंने आगे बढ़कर बांस का दरवाजा जोर से खटखटाया और फिर आहिस्ता से लहजे में बोला, तू जानता है टोबो, अंदर से आने वाले तुझसे क्या गुफ्तगू करनी है तुझे? तेरी गढ़ी हुई कहानियां वाकई खूब होती हैं। बेफिक्र रहो बास, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, टोबो ने कहा और दरवाजा जोर से खटखटाया। तब अंदर से एक बूढ़ी गर्राहट सुनाई दी। कौन है इस वक्त आने वाला? ये सब बड़े ही गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। भला ये भी दरवाजा बजाने का वक्त है? ठहरो बेवकूफ, इस तरह दरवाजा नहीं बजाते। क्या तुम इसे तोड़ोगे? और से तुम तोड़ने के ख्वाहिशमंद हो? फिर किसी ने दरवाजा खोल दिया। कौन है? क्या चाहिए? हम कुछ देने नहीं है, लेने आए हैं, टोबो महसूस आवाज में बोला। तू कौन है रे और क्या देने आया है? बूढ़े ने झुककर कहा, मैं तन्हा नहीं हूं, कुछ और भी है मेरे साथ। मगर तुम सब हो कौन? सुकून के ताजर, हम तुम्हारे लिए सुकून लाए हैं। इतनी रात गए सुकून सिर्फ बिस्तर पर आता है, तो तुम यूं कहो कि सुकून छीनने वालों में से हो। अब जल्दी से बताओ क्या बात है? अरे हाँ, मेरी बनाई अब ऐसी कमजोर भी नहीं कि तुम्हारी शक्ल ना देख सको, मगर तुम इस बस्ती के तो नहीं हो। और हाँ, ये दूसरे कहाँ हैं जिनका तुम जिक्र कर रहे थे? बूढ़ा एक कदम आगे बढ़ा और उसने जवाला की और मेरी शक्ल देखी। सब के सब अजनबी, हाँ देवताओं की कसम, इनमें से एक शक्ल भी ऐसी नहीं जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। अरे तुम लोग इस बस्ती में नहीं रहते? बाबा उकास, जवाला अजीब लहजे में बोला। हाँ, ये मैं ही हूं, मगर तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? ओ मैं समझा, मगर मैं इस वक्त कहीं नहीं जाऊंगा। इसे यही ले आओ जिसे सांप ने काटा है। वो मैं हूं बाबा, जवाला ने कहा और दर भरे आवाज में कहा। ओ तब अंदर आ जाओ। मगर खूब, बहुत खूब जवान, यानी तुम्हें सांप ने काटा है और तुम अपने कदमों पर चलकर यहाँ तक आए हो। वाह, मैं देख रहा हूँ, तुमने तो किसी का सहारा भी नहीं लिया हुआ। मगर अहमक लड़के, अंदर तो आओ, वहां खड़े क्यों हो? तुम दोनों भी अंदर आ जाओ। बूढ़ा रास्ते से हट गया और हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। कब काटा था? बूढ़े ने पूछा। मेरा मतलब है कितनी देर हो गई उसे काटे हुए? 12 साल पहले बाबा, जवाला ने उसी अंदाज में कहा और बूढ़ा चलते चलते रुक गया। क्या? उसने गसीले अंदाज में पूछा। हाँ, 12 साल पहले। याद करो बाबा। शैतानो, मजाक करने आए हो? बुढ़ा दहाड़ा। मशल करीब लाओ बाबा, मेरी शक्ल देखो, क्या तुम्हारी बेनाई पर असर पड़ा है? मुझे गौर से देखो, जवाला ने कहा और बूढ़ा उसे देखने लगा। और फिर उसने एक दीवार में लगी हुई मशल उतारी और उसे जवाला के चेहरे के करीब लाया। फिर उसके मुंह से आहिस्ता से निकला, और वो सांप कौन था? कोलाका, जवाला ने जवाब दिया। तब बूढ़े ने जवाला का हाथ चूम लिया। हाँ बाबा, जवाला ने जवाब दिया और बूढ़े ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई मिनट तक वो जवाला को सीने से लगाए रोता रहा, फिर बोला, आओ जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम दोनों भी मेरे बच्चों। मगर ये कौन है? ये अफ्रीकी तो मालूम नहीं होते। ये मेरे दिल का मालिक, मेरा आका, मेरा दोस्त है, जवाला ने कहा। ओ आ जाओ गुप्तारा, सोयला, उठो, जल्दी जागो, देखो कौन आया है इस झोंपड़े में। और सोती हुई दोनों लड़कियां और एक बूढ़ी औरत आंखें मलती हुई उठ खड़ी हुई। कौन है? बूढ़ी ने पूछा। बेजक का बेटा है जवाला। बूढ़ी के साथ दोनों लड़कियां भी चौंक पड़ी। हाँ, बेजक का बेटा। मरशाला की पेशनगोई ठीक साबित हुई। कुलाका की जिद, बूढ़े ने जवाब दिया। तीनों औरतें जवाला की तरफ लपकी। फिर बूढ़ी कपकपाती हुई आवाज में बोली, ओकास, इसे देखो, गौर से देखो। ओकास, बेजक फिर जवान हो गया है, देखो बेजक इतना ही जवान है। मुरशाला ने क्या गलत कहा था? देख ले जालिम कोलाका, मरशाला की पेशनगोई कभी गलत साबित नहीं हुई। मेरी आंखें रात की तारीकी में से नहीं पहचान सकी थी, लेकिन मशल की रोशनी में मैं देख रहा हूँ, ये तो वाकई बेजक की जवानी है। ओकास ने कहा। और मेरे बच्चों, कैसे नसीब की बात है कि तुमने मेरे घर को रोशनी बख्शी। इस बस्ती में कब आए? ओह, मैं भी कैसी अहमक हो गई हूँ। अरे लड़कियों, आंखों से नींद दूर भगाओ, जाओ इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। हम कुछ नहीं खाएंगे माँ, हम खा चुके हैं, जवाला बोला। ओह, तब फिर बेड़ का गर्म दूध लाओ इन तीनों के लिए, औरत ने बेटियों से कहा, और दोनों लड़कियां बाहर भाग गईं। बस्ती में कब आए मेरे बच्चे? ओकास ने पूछा। अभी कुछ लम्हे पहले। क्या तुम पहली बार मेरे झोंपड़े को रौनक बख्शी है? हम सीधे यहीं आए हैं, मेरे नसीब, बूढ़े ने खुशी से हाथ थामते हुए कहा। क्या आप हमें पनाह देंगे बाबा? पनाह? तुम पनाह की बात क्यों करते हो मेरे बच्चे? बूढ़े ओकास तुम पर जान कुर्बान करने को तैयार है, भूल गए?
زوالا، میں نے تمہیں اپنی آغوش میں پناہ دی تھی، مجھے یاد ہے بابا، اسی لیے تو میں نے ایک نگاہ میں تمہیں پہچان لیا تھا۔ ہاں، مجھے شعبے کی بنا پر ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا اور میرا کرال بستی کے عقب میں ڈال دیا گیا تھا۔ بوڑھے عکاس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن دیوتاؤں کے کھیل، وہی باتیں، اب یوں سمجھو میرا کرال اس لیے پیچھے لایا گیا تھا تاکہ بیزک کی آنکھوں کی بینائی اس میں پناہ لے۔ بابا، تم بہت عظیم ہو، تیری محبت بھرے الفاظ میرے لیے عظیم قیمت رکھتے ہیں۔ بابا، برسوں سے میں نے محبت کے الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن میری محرومیوں کا وقت ختم ہوا، میں صرف محبت کرنے والوں میں رہ گیا۔ زوالا بوڑھے اوقات سے لپٹ گیا۔ میں اور ٹوبو خاموش تھے اور پرسکون انداز میں ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس جنون سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتا، لیکن مسٹر سرفراز نے اس خلوص اور سچائی سے مجھے راستہ دکھایا کہ پپا میں کیا بتاؤں۔ سچی بات یہ ہے کہ لورین اس بے باکی اور اس تبصرے پر مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ہلمین کو دیکھا۔ ہلمین بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی وہ آہستہ سے بولا، سرفراز جی مسٹر ہلمین، میں نے مجرمانہ انداز میں کہا۔ ارے ہاں، مگر ٹھیک ہے میں اسے آگے نہیں بڑھاتی۔ اسی طرح میرا اب کام آسان ہو گیا تھا۔ میں نے نگاہ رکھی تھی، ان دونوں چالوں کے علاوہ کوئی چال نہیں چل سکتی، اس لیے میں نے ایسا بندوبست کیا۔ ہائے، اب گڑبڑ ہوگی، لورین نے کہا۔ ہاں، مگر کس طرح، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چال چلے، میں نے کہا، اور لورین نے انتہائی سوچ سمجھ کر چال چلی اور میں نے بھی فوراً جوابی چال چل دی۔ بس لورین، اب مان لو، یہ دیکھو یہ گھوڑا کیا تباہی مچا رہا ہے۔ اور لورین سوچتی رہی، پھر اس نے گردن ہلا دی۔ مسٹر سرفراز، میں نے آپ کو شطرنج کا شاہ مان لیا، واقعی آپ کا کھیل بہت خوب ہے۔